अच्छा, अगर कोई ये सवाल पूछे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, तो क्या जवाब जहन में आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 1857 का महासंग्राम, है ना? आखिरकार स्कूलों में भी तो यही पढ़ाया गया है और यही हमारी यादों में बसा हुआ है। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि असली कहानी इससे भी 16 साल पहले शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी चिंगारी जो बुंदेलखंड की वीर भूमि में सुलगी और जिसने आने वाले उस बड़े संग्राम की नींव रखी थी। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं 1842 की बुंदेलखंड क्रांति की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, ये एक संगठित, एक प्लान्ड एफर्ट था जिसका नेतृत्व कर रहे थे हीरागढ़ के राजा हिरदेशा। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें राजा, जमींदार, किसान सबके सब एक साथ खड़े थे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस विद्रोह की शुरुआत बड़ी ही अनोखी थी। इसकी योजना किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक मेले के बीच में बनी थी। जी हां, एक सांस्कृतिक मेले में। तो कहानी शुरू होती है 1839 में। कुछ बुंदेली शासक काशी के मशहूर बुढ़वा मंगल मेले में गए थे। वहां उन्होंने अपनी आंखों से अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म देखे और बस वहीं से उनके अंदर क्रांति की एक आग सी जल उठी। फिर ठीक अगले साल 1840 में सूपा गांव में एक और मेला लगा। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक मेला नहीं था, ये तो एक गुप्त बैठक का कवर था। और यहीं पर लोधी, बुंदेला और गोंड नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। अब इस पूरे संगठित विद्रोह का चेहरा बने राजा हिरदेशा। उन्होंने एक ऐसी सैन्य रणनीति अपनाई, एक ऐसी गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक जिसने उस वक्त की शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के भी होश उड़ा दिए थे। देखिए, राजा हिरदेशा सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो अपनी जाति के मुखिया भी थे। उनकी बात का वजन था। उनके सिर्फ एक बुलावे पर पूरे बुंदेलखंड के राजा, जागीरदार और किसान सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। राजा हिरदेशा का खौफ, उनका असर इतना जबरदस्त था कि सोचिए, एक ब्रिटिश प्रशासक आरवी रसल, उसे भी ये लिखना पड़ा कि 1842 और 1857 इन दोनों ही क्रांतियों के पीछे जो मुख्य व्यक्ति था वो हीरापुर का यही राजा था। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जब दुश्मन खुद अपनी कलम से ये बात लिख रहा हो। तो उनके नेतृत्व में हुआ क्या? क्रांतिकारियों ने नरसिंहपुर, दमोह और सागर जैसे कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। वो पहाड़ी और जंगली इलाकों का ऐसा फायदा उठाते थे, ऐसी छापामार लड़ाई लड़ते थे कि अंग्रेज सेना बस हैरान परेशान रह जाती थी। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया पर वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाए। हाँ, अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उनके किले हीरागढ़ को जरूर तबाह कर दिया, पर राजा हिरदेशा के हौसले को उसे नहीं तोड़ पाए। जरा सोचिए, उस जमाने में 500 रुपए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और यही इनाम अंग्रेजों ने रखा था राजा हिरदेशा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ब्रिटिश राज के लिए कितने बड़े खतरे बन चुके थे। अब जब अंग्रेजों को ये बात साफ साफ समझ आ गई कि वो ताकत के बल पर तो राजा हिरदेशा को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने बल की जगह छल का सहारा लिया। देखिए, सीधी लड़ाई में तो अंग्रेज सैनिक बुरी तरह मात खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उन घने जंगलों में लड़ने का कोई तजुर्बा ही नहीं था। तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी विद्रोही सरेंडर करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने दूसरे भारतीय राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया ताकि वो विद्रोहियों को पकड़वाने में उनकी मदद करें। मतलब वही उनकी पुरानी नीति, फूट डालो और राज करो। और दुख की बात यह है कि अंग्रेजों की ये चाल काम कर गई। 21 नवंबर 1842 शाहगढ़ के ही एक राजा ने इनाम के लालच में आकर राजा हिरदेशा के साथ धोखा किया और उन्हें पकड़वा दिया। मतलब उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं हराया गया, उन्हें तो विश्वासघात से पकड़ा गया था। राजा हिरदेशा की गिरफ्तारी से विद्रोह उस वक्त तो थम सा गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। वो चिंगारी जो उन्होंने जलाई थी वो बुझी नहीं, वो अंदर ही अंदर सुलगती रही और बाद में एक बड़े ज्वालामुखी की तरह फूटी। ये लड़ाई कोई एक घटना नहीं थी, ये तो पीढ़ियों तक चला एक संघर्ष था। 1842 में गिरफ्तारी हुई, लेकिन विद्रोह की भावना जिंदा रही। फिर ठीक 15 साल बाद 1857 के महासंग्राम में वही राजा हिरदेशा और उनका पूरा का पूरा परिवार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। 1858 तक वे सभी देश के लिए शहीद हो गए, पर अंग्रेजों का बदला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उन समुदायों से बदला लेने के लिए 1871 में एक बहुत ही क्रूर कानून बनाया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी,
ये एक पूरे परिवार का बलिदान था। राजा हृदय शाह खुद, उनके बेटे मेहरबान सिंह, उनके भाई सावंत सिंह और गजराज सिंह, एक के बाद एक सबने अपनी जान दे दी। आजादी के लिए एक ही परिवार की कई पीढ़ियों का ऐसा बलिदान शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों ने चुकाई। जब महारानी विक्टोरिया ने कई विद्रोहियों को माफी दे दी, तब भी स्वाभिमानी राजा हृदय शाह और उनके साथियों ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, उन्हें कभी माफ नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, उनके समुदायों यानी लोधी और गोंड को 1871 के एक कानून के तहत क्रिमिनल ट्राइब्स या आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। ये एक ऐसा कलंक था जो दशकों तक उनके माथे पर लगा रहा। और जरा आज की विडंबना देखिए, वो राजा जिसके राज में कभी 18,883 गांव हुआ करते थे, आज उनके वंशज एक साधारण किसान का जीवन जी रहे हैं। राजा हृदय शाह की कहानी ये याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई कोई एक घटना नहीं थी। ये एक लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। और ये भूली बिसरी कहानियां हमारी पूरी समझ को बदल देती हैं। ये हमें बताती हैं कि इतिहास अक्सर विजेताओं के नजरिए से लिखा जाता है। और इसीलिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि इतिहास के और कितने ऐसे नायक हैं, कितने ऐसे अध्याय हैं जिनकी कहानियां फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।